Goal, nation's leading institute. Hello everyone, myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss organic chemistry part of spot test 1. सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 53 से और उसमें आप लोगों को बहुत ही आसान कार्बोकटाइन से क्वेश्चन दिया है। पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, कौन सा कार्बोकटाइन मोर स्टेबल है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखो जिसमें आप लोगों को दिया हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये तो होगा नहीं मोस्ट स्टेबल, ये तो बहुत ही कम स्टेबल होगा। यहां पे भी देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर डायरेक्ट है पॉजिटिव चार्ज, ये भी यहां पर लेस स्टेबल होगा, क्योंकि जहां कहीं भी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है आपको पता होनी चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल होता है। ये दोनों पहले ही हटा देते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और याद रखेंगे कॉन्सेप्ट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इसमें देखो यहां पे कार्बोकटाइन टर्सरी है और रेजोनेंस में भी जा रहा है और दो यहां पर मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है और अल्फा एच का नंबर टोटल कितना है 6, तो 6 अल्फा एच के द्वारा हाइपर कंजुगेशन भी है और दो मिथाइल का यहां प्लस आई भी लग रहा है और रिंग के अंदर जो 3 पाई बॉन्ड है उसके साथ ये कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। और इसमें तुम कहोगे सर हम लोग एक पढ़े हैं एक्सेप्शनल केस कि जहां 9 अल्फा एच होता है वो कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाता है बेंजाइल से, तो वो आप लोग तब पढ़ते हो जब एग्जैक्ट आपको यहां पे दिया होता है बेंजाइल कार्बोकटाइन। अगर हमको लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में ये एग्जैक्ट ऐसा वाला स्ट्रक्चर बेंजाइल कार्बोकटाइन, तब ये मोर स्टेबल होता है। 9 अल्फा एच वाला कार्बोकटाइन अगर होता है तो 9 अल्फा एच वाला टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन इससे मोर स्टेबल होता है ये बेंजाइल कार्बोकटाइन से। लेकिन यहां पे दोनों हाइड्रोजन को हटा करके अब लगा दिया है मिथाइल, तो फिर से हम लोग कहेंगे यही जो कार्बोकटाइन आपको दिया हुआ है बेंजाइल वाला जिसमें कि 2 एच को हटा करके लगा दिया गया है 2 मिथाइल, तो 6 अल्फा एच के द्वारा हाइपर कंजुगेशन का एक्स्ट्रा एडवांटेज है और साथ ही साथ 2 मिथाइल का प्लस आई भी लग रहा है और 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस भी है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन यहां पे थर्ड होगा यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप लोगों को ना ये देता एग्जाम्पल ऐसा वाला ये बेंजाइल कार्बोकटाइन एग्जैक्ट ये देता और इसमें कंपेयर करने के लिए रहता तब आंसर हो जाता डी यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन 9 अल्फा एच वाला। लेकिन जब यहां पे एच को हटा के मिथाइल कर दिया तो सी हो जाएगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, 53 का आंसर यहां पे थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले 54, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एल्केन विल गिव ए मेजर प्रोडक्ट भाया हाइड्रोजन शिफ्ट अकर अपॉन एडिशन ऑफ HCl। HCl के एडिशन करने के बाद यहां पे आप लोगों को बनेगा कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। आप जानते हो सबसे पहले किसी भी एल्कीन का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं HCl के साथ या HBr के साथ या HI के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है मैकेनिज्म और बनता है कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। आपको देखना है कहां पे लेस स्टेबल कार्बोकटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बन सकता है हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है। अगर तुम यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हो स्टूडेंट तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करोगे डायरेक्ट इसमें लग जाएगा मार्कोनी-कॉप्स रूल, इसमें रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। तो इसके केस में डायरेक्ट जहां पे आपको मिथाइल दिख रहा है वहीं पे Cl माइनस जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां पर H का संख्या कम है, यहां पर है ही नहीं, और जहां H का संख्या ज्यादा है वहां एक H गया, 2 H पहले से था, एक और गया मिथाइल हो गया। इसमें देखो अगर हम लोग अगर HCl ऐड करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होगा। सोचो आप अगर यहां पर इस एल्कीन का जो एक पाई बॉन्ड है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर के पिक करता है H प्लस को, तो अगर ये H प्लस को पिक करता है तो यहां बनेगा कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। और अगर कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है स्टूडेंट तो इसके केस में अगर सोचो तुम हाइड्राइड शिफ्ट कर भी देते हो, तो हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हो तो इस कार्बोकटाइन के रिस्पेक्ट में यहां पे अगर बनाते हो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद तो इस दोनों कार्बोकटाइन में ज्यादा स्टेबल कौन है। इसके केस में अल्फा एच का नंबर तुमको दिखेगा 3 + 2 5 है, इसके केस में अल्फा एच का नंबर दिखेगा 2 यहां पे है, 1 यहां पे है, 3 है। तो क्या ऐसा रीअरेंजमेंट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो जब भी आप लोगों को लेस स्टेबल कार्बोकटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बन सकता है तभी होता है उसके केस में रीअरेंजमेंट। और यहां पे देख सकते हो अल्फा H 5 है और नीचे अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं यहां से
तो अगर आप यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करके यहां कार्बोकैटायन आप फॉर्म करते हो तो इसके केस में लेस स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकता है फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी, क्योंकि जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहीं पे अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो मोर स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे सोचो, यहां पर भी नहीं हो सकता है क्योंकि HCl यहां पर हम लोग ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो H+ ये एक्सेप्ट करता है। मान लो H+ को एक्सेप्ट करा करके हम लोग ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ही है ना, तो 5 है सिर्फ, तो ऐसा करो 1 2 3 4 5 ऐसा रखता हूं। तो मान लो H+ को यहां ऐड किया तो यहां बन गया कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन ऑलरेडी तुम लोगों को दिख रहा होगा, इसके केस में हम लोग कह सकते हैं ये कार्बोकैटायन 3 + 2 5 अल्फा H हो जाएगा। तो H+ को यहां ऐड करके डायरेक्ट हम यहां पे कार्बोकैटायन बना लेते हैं, अल्फा H हो गया यहां पे 5। रीअरेंजमेंट यहां पे नहीं हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर तुम रीअरेंजमेंट करते हो ना तो आपको नया वाला कार्बोकैटायन आफ्टर द रीअरेंजमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नया वाला कार्बोकैटायन यहां बन जाएगा आफ्टर द हाइड्राइड शिफ्ट। अगर तुम हाइड्राइड शिफ्ट यहां से करते हो तो न्यू कार्बोकैटायन यहां बनेगा, जिसके रिस्पेक्ट में अल्फा H कितना हो गया 4। यहां पे पहला जो कार्बोकैटायन बना था इसमें बगल वाले कार्बन पे, तो इसमें अल्फा H का नंबर हो गया 5, 3 + 2 5। तो क्या यहां पर 5 अल्फा H से 4 अल्फा H की तरफ जा सकता है क्या? रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। तुमको जो कह रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एल्कीन विल गिव ए मेजर प्रोडक्ट भाया हाइड्रोजन शिफ्ट अकर्स अपॉन एडिशन ऑफ HCl, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। पहले जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेना है। तुम ये भी कह सकते हो कि सर यहां पे जो आप कार्बोकैटायन बनाए हैं ये आप H+ को यहां ऐड करके यहां बना लीजिए कार्बोकैटायन, अब फिर यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट करके बना लीजिए, यहां पे कार्बोकैटायन आ जाएगा 5 अल्फा H। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। यहां पे सबसे पहले जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में बनाया जाता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहां बनेगा 5 अल्फा H है, रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो 5 से 4 अल्फा H हो गया, यहां पर भी 5 से 3 हो गया, नहीं होगा रीअरेंजमेंट। साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि आंसर इसका 4 होगा। अब समझाने की कोशिश करता हूं आंसर इसका 4 कैसे होगा। देखो, जैसे तुमको किसी एल्कीन का या एल्काइन का रिएक्शन HCl के साथ दिया हुआ है या HBr के साथ दिया हुआ है, HI के साथ दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो ये जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर के H+ को पिक करता है, और H+ को जैसे ही पिक करता है तो वो वहां जाएगा जहां पर H का संख्या ज्यादा है, ये टर्मिनल पे जाएगा। तो टर्मिनल पे जब H जाएगा तो CH3 हो जाएगा, कार्बोकैटायन यहां बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कार्बोकैटायन अब यहां पे बना, इसके रिस्पेक्ट में तुम अल्फा H पहले काउंट कर लो कितना है, ये सेकेंडरी है, और अल्फा H 3 और यहां 1, कितना हो गया 4। अब तुम क्या करो, जो बगल में टर्सरी कार्बन है उस टर्सरी कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बन के रिस्पेक्ट में जो एक हाइड्रोजन है इसमें हम लोग करा देते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। देखो अपने आप दिखता है यहाँ पे, जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो पहले से ही दिख जाएगा। अब जैसे तुमने हाइड्राइड शिफ्ट किया, इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया H- के फॉर्म में, तो ये कार्बोकैटायन यहां बन गया टर्सरी। अब उस टर्सरी कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा H का नंबर कितना हो रहा है स्टूडेंट? काउंट करो, 3 + 2 5 2 7, तो अल्फा H का नंबर यहां पे 7 हो गया। अब इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में रीअरेंजमेंट जब भी होता है कार्बोकैटायन का तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से बनाया जाता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब इसके ऊपर Cl- न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और वही Cl- न्यूक्लियोफाइल 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ना नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा, और इसके ऊपर Cl- का अटैक हो जाएगा स्टूडेंट, और यही जो प्रोडक्ट इसके केस में बनाएगा वो मेजर बनाएगा। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद मात्र एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है, फोर्थ वाला, जिसमें कि आपको मेजर प्रोडक्ट दे सकता है। बाद बाकी जितने भी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट हम लोग बना देंगे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, और डायरेक्ट Cl- का अटैक करके बना देंगे प्रोडक्ट। बात समझ आ गया क्यों ऐसा होता है? रीअरेंजमेंट तभी हो सकता है जब कभी आप लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हो। तब आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ऑर्थो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ H। आपको एक बात पता होनी चाहिए सबसे पहले, जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक हो जाएगा अदर बेंजोइक एसिड से। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, इसको ऑर्थो इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है,
ये दिया हुआ है सिंपली अगर हम लोगों को बेंजोइक एसिड, ओके, और एक तुम लोगों को कोई भी दिया हुआ है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, जिसमें ना कोई भी ग्रुप लगा हुआ रह सकता है। Gr इक्वल टू यहाँ पे यानी ग्रुप की जगह पे तुम लोग चाहो तो डोनर और यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो एक्सेप्टर ग्रुप, कुछ भी रह सकता है। अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का ज्यादा होगा बेंजोइक एसिड से, इसी को हम लोग ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। तो यहां पर इसके केस में ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। इसके भी केस में तुम लोग कहोगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। तो ये दोनों में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक होगा, सी और डी। भले आपको यहां पे दिख रहा होगा कि प्लस आई लग रहा है, ये प्लस आई वाला ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये बी में भले माइनस एम आपको दिख रहा है, लग रहा है माइनस एम लग रहा है, फिर भी ज्यादा एसिडिक यहां पे होगा जहां ऑर्थो इफेक्ट लगता है। नोट में आप लोग लिख लो अपने कॉपी में, अपने बुक में, जहां मने वहां लिख लो या दिमाग में बैठा लो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड। आप सभी ने क्लासरूम में पढ़ाई किया है, ठीक है। अब इसमें आप देखो क्या होता है, दोनों में जब ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो डिफरेंस क्या है। यहां पे अब देखेंगे प्लस आई लग रहा है और इसमें क्या लग रहा है, NO2 का माइनस आई लग रहा है, ठीक है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पे सबसे ज्यादा होगा डी का। फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है ऑर्थो इफेक्ट, दोनों में है, दोनों मोर एसिडिक होगा। अब यहां माइनस आई के द्वारा ज्यादा एसिडिक होगा, फिर यहां सी हो जाएगा, और बी में पारा पे NO2 है तो पारा पे NO2 का माइनस एम इफेक्ट लगता है, तो डी के बाद सी, उसके बाद होगा बी, और सबसे कम एसिडिक यहां पर ए हो जाएगा। तो डी सी बी ए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा डी सी बी ए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सबसे पहले नोट कर लो आप, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड, चाहे इसमें लगा हुआ रहेगा डोनर चाहे रहेगा एक्सेप्टर। अब दोनों में जब ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो वो दोनों ज्यादा एसिडिक होगा जहां पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड नहीं है। अब इस दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसका प्लस आई लेंगे, इसका माइनस आई लेंगे, इसलिए डी होगा मोर एसिडिक, उसके बाद सी, और फिर इसका पारा पे माइनस एम लेंगे, इसलिए बी होगा सबसे कम एसिडिक, हो जाएगा ए। क्लियर हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया 63 का। उसके बाद आते हैं 67, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज। देखो मेटा पे लगा हुआ है यहां पर OH और साइनाइड। सबसे फर्स्ट में OCH3 पारा पे है, तो जब पारा पे OCH3 लगा हुआ है इसका लेना है प्लस एम इफेक्ट। यहां पे भी देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहां भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहां भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहां भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, सभी का लोन पेयर क्या है, रिंग के साथ डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड किसी का नहीं है। तो फिर डिफरेंस क्या है, पारा पे OCH3 प्लस एम शो करता है, तो प्लस एम के कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, पता है ना। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्लस आई प्लस एम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं माइनस आई माइनस एम के। जितना ज्यादा डोनर रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, डोनेटिंग पावर इंक्रीज करेगा। OH मेटा पे माइनस आई लेंगे, ध्यान रखिएगा, मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लेंगे, तो यहां पर माइनस आई लेंगे। मेटा पे साइनाइड का भी हम लोग कौन सा इफेक्ट लेंगे, माइनस आई, और माइनस आई के मैग्नीट्यूड में याद रखिएगा साइनाइड का जो माइनस आई का मैग्नीट्यूड होता है वो OH से ज्यादा होता है। जितना ज्यादा माइनस आई का मैग्नीट्यूड होगा उसका बेसिसिटी घटेगा। तो सबसे कम यहां पे कह रहा है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम पहले बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, डी का, क्योंकि उसका साइनाइड का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है। डी के बाद हो जाएगा स्टूडेंट सी का, सी के बाद हो जाएगा बी का, और सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा ए का। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? डी सी बी ए। डी का सबसे कम हो गया बेसिसिटी क्योंकि माइनस आई ज्यादा होता है, उसके बाद सी का क्योंकि OH का माइनस आई कम से कम लग रहा है, उसके बाद तुमको बी का हो जाएगा क्योंकि प्लस एम नहीं लग रहा है। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ए का होगा क्योंकि यहां पर लग रहा है इसका प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो 62 का आंसर यहां पे आपको सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी देखो ना, कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं 67 में जिसमें कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर ए का दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन तो है ही यहां पर जिसमें कि ए का सबसे ज्यादा दिखाया है, जहां प्लस एम लग रहा है। ऐसे भी आप लोग ध्यान दिया करो क्वेश्चन पे, तो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 72, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये भी ऑर्थो इफेक्ट का ही क्वेश्चन है। ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन कैसे है आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या लिख रहा है, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। अभी तुरंत आप लोगों को बताया मैंने ना, एक सबसे पहले हम लोगों को बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगा दिया है मिथाइल,
ऐसा दिया है। दूसरा इसके केस में आप लोगों को बेंजोइक एसिड लगाया है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इस दोनों में हम लोगों से अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है, ऑलवेज ध्यान रखो इस बातों को, ऑर्थो पे चाहे लगा हुआ रहे डोनर, चाहे लगा हुआ रहे एक्सेप्टर, कुछ भी लगा हुआ रहे, ऑलवेज हम लोगों को ध्यान रखना है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड। तो इसके केस में हम लोगों को फिर से एक बार लेना है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, और ऑर्थो इफेक्ट लगने के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट वाला मोर एसिडिक होगा 2 से, तो ये बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, असर्शन करेक्ट है कि ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद रीजन में कह रहा है द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ प्लस आई, तो तुम लोग जानते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि -I -M पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का या मेजोमेरिक इफेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ गलत है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो आप कहोगे कि सर ये तो मिथाइल प्लस आई लगा रहा है, आखिरकार फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ गया, तो ये प्लस आई के कारण नहीं बढ़ा है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण नहीं बढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बढ़ा है ऑर्थो इफेक्ट के कारण, ठीक है। इसलिए तुम कहोगे ये असर्शन यहां पे करेक्ट है और रीजन इसका इनकरेक्ट है। 72 का आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई किया करो तुम लोग बेंजोइक एसिड के केस में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 72 का तो थर्ड हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द गिवन कंपाउंड्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर, क्या होगा। देखो सबसे पहले इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा ही नहीं स्टूडेंट, पता है ना, ए वाले में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, यहां भी 2 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। आपको पता होनी चाहिए कि जब एक कार्बन पे 2 डिफरेंट एटम ग्रुप होता है तब ना होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इस कार्बन पे तो ठीक है, यहां पे 2 आइडेंटिकल हो गया ना, और फिर यहां पे CH2 है, सिंगल बॉन्ड के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता नहीं है। और इसमें 2 आइडेंटिकल एटम हो गया है एक ही कार्बन के ऊपर। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही कार्बन पे 2 आइडेंटिकल एटम ग्रुप हो जाता है, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता ही नहीं है। और जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता ही नहीं है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पे कितना हो जाएगा, इसके केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पॉसिबल ही नहीं है, एक ही कार्बन पे 2 आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। उसके बाद देखो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर से एक ही कार्बन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही कार्बन पे 2 आइडेंटिकल हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, मतलब इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, सिर्फ इसके अबाउट होगा। तो आपको सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने से काम नहीं चलेगा, पूरे मॉलिक्यूल में ये नहीं कि जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है फार्मूला लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। पहले देखना पड़ता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है क्या उसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है क्या। अगर नहीं पॉसिबल है 2 आइडेंटिकल एटम ग्रुप होने के कारण, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0। यहां पे 2 आइडेंटिकल एटम ग्रुप है, 0 हो गया। यहां पे इसके अबाउट देखो, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसके अबाउट पॉसिबल है। तो जब एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो यहां पर होगा इसके केस में 2। कैसे? एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। जब भी किसी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और वही एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, तो उसके अबाउट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है 2। अगर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके केस में 2 हो जाएगा। यहां पे देखो ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये कैसा केस है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अगर है तो यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 दी पावर n-1 प्लस 2 दी पावर n-2/2। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और इवन नंबर ऑफ n है, इवन नंबर ऑफ n हो गया, यानी 2 दी पावर 2-1 प्लस 2 दी पावर n-2 कहने का मतलब इसके केस में 2-2/2 हो गया। तो 2 दी पावर 1 प्लस 2 दी पावर 0, यानी कि 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसके केस में तुम लोग कहोगे टोटल 3 मिलेगा। ऐसे भी देखो ना, इसके अबाउट सिस 1 हो गया, फॉर्मूला अगर लगाने आता है याद है तो ठीक है, लेकिन इसके अबाउट ऐसे भी निकाल सकते हो, सिस 1 हो गया, ट्रांस ट्रांस एक और हो गया, 2 हो गया, एक बार इसका सिस इसका ट्रांस और फिर इसका ट्रांस और इसका सिस। तो देखोगे ये दोनों क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया, ये दोनों मिला के एक मानेंगे। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्यों कहेंगे यहां पे सिस ट्रांस ट्रांस सिस सेम है? क्योंकि जिसके अबाउट यहां पे सिस है और यहां ट्रांस है, उसी के अबाउट फिर यहां पे ट्रांस और सिस ले रहे हो, तो जो ये है
वही ये है। तो चाहे इसको पहले लिखो सिस फिर ट्रांस, या फिर लिखो पहले ट्रांस फिर सिस, बात बराबर हो गया ना, क्योंकि दोनों तरफ आइडेंटिकल है। तो सिस सिस वन टाइप, ट्रांस ट्रांस दूसरा टाइप, सिस ट्रांस या ट्रांस सिस वो दोनों आइडेंटिकल है तीसरा टाइप। तो जब भी कभी याद रखा करो, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 है और दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है और वहां पर सिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहां पे 3 होगा ऑलवेज। और एक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो 2 होगा, और एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ही नहीं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, तो वहां 0 होगा। इसलिए इसका आंसर 0 2 3, 0 2 3। देख लो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? 0 2 3, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर का आंसर यहां पे आपको 4 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलो। नेक्स्ट कह रहा है 87, हाउ मेनी एल्डिहाइड आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। देख लो C4H8O से कितने तुम बना सकते हो, तो एक तो हम लोग बना सकते हैं डायरेक्ट इसका जिसमें चेन होगा C4H8O, देखो तो बैलेंस हुआ 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 1 8 हो गया हाइड्रोजन। इसमें एक ब्रांच कर देता हूं, इसके अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता है। एक हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल और एक हो जाएगा ब्यूटेनल। तो ये हो गया स्टूडेंट इसके केस में जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेनल, और एक हो गया ना इसको हम लोग कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनल। बात खत्म। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 87 का सेकेंड हो जाएगा। और तुम नहीं बना सकते हो क्योंकि सिर्फ इसमें आपको कह रहा है कि एल्डिहाइड बनाने हैं और कुछ तो कह नहीं रहा है। हाउ मेनी एल्डिहाइड आर पॉसिबल, तो एल्डिहाइड 2 ही बनेगा, एक बन जाएगा ब्यूटेनल, एक बन जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनल। ओके, 87 हो गया। उसके बाद 91 आते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ इज, देखो सबसे यहां पर स्मॉलर बॉन्ड लेंथ होगा सबसे पहले। अगर मैं बातें करूं इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ का, तो सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ यहां पर जो होगा वो D का होगा, और सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉन्ड लेंथ होगा C का होगा, क्योंकि यहां पर कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है ना। ये कंप्लीट यहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। और इसके केस में तुम देख सकते हो कंप्लीट, इसके केस में डबल बॉन्ड है। तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड सबसे लॉन्गर और कंप्लीट डबल सबसे शॉर्टर। अब बात उठता है इस दोनों में रेजोनेंस हो रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर अब यहां पे पार्शियल होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कंप्लीट सिंगल और कंप्लीट डबल के बीच का कंडीशन होता है। तो अब देखो होगा क्या, यहां पर नीचे क्या लगा दिया है, NO2 लगा दिया है स्टूडेंट। तो NO2 होता है एक्सेप्टर, ध्यान दीजिएगा, NO2 -M शो करता है, एक्सेप्टर होता है। तो एक्सेप्टर जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो एक्सेप्टर रिंग से जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। रिंग के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए ये NH2 यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बात समझो, ये NH2 यहां पर इलेक्ट्रॉन कम देगा क्योंकि रिक्वायरमेंट रिंग को ज्यादा है नहीं, नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम बनेगा। लेकिन यहां नीचे एक्सेप्टर लगा हुआ है, एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा खींचेगा तो रिंग के अंदर होगा डिफिशियंसी, और रिंग के अंदर जब डिफिशियंसी होगा तो उसी को बैलेंस करने के लिए जितना डिफिशियंसी हो गया उसी के अमाउंट, उसी के प्रोपोर्शन में ये NH2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा यहां पे। और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बनेगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा बनेगा मतलब उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, यहां पर इसके केस में कहोगे ये ज्यादा NO2 खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा NH2 देगा। तो जब NH2 यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा अपीयर होगा, यानी बॉन्ड लेंथ कम होगा। और यहां पे कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा कम बनेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो गया C का, उसके बाद तुमको हो जाएगा B, C के बाद हो जाएगा B, उसके बाद हो जाएगा A, और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ यहां पे D का हो जाएगा। देख लो ऐसा कोई मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही काट के हटा दो, फोर्थ ऑप्शन पहले काट के हटा दो, क्योंकि D का सबसे यहां पर शॉर्टेस्ट होगा बॉन्ड लेंथ, वो तो है ही नहीं। अब उसके बाद इसमें C दिया हुआ है, थर्ड में भी सेकेंड में भी। अब B और A में कंफ्यूजन होता है, तो इसमें ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा B का ज्यादा होगा, क्योंकि इसके केस में तुम लोगों को देखना होगा, इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बनेगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बनेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड का लेंथ
जो है वो कम हो जाता है कंपेयर टू पार्शियल डबल। ये थर्ड हो गया आंसर 91 का। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है 94 नंबर। इसके बाद आपको है नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना ही क्वेश्चन इस टेस्ट में था। अब इसमें क्या आपको कह रहा है कि द आर आइसोमर्स अमंग द फ्लोइंग आर, मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन किसका है, तो निकाल दो। सीआईपी रूल लगाओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहां पे सबसे ज्यादा है, OH का नंबर 1 प्रायोरिटी दो। एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड होता है तो इसको नंबर 2 प्रायोरिटी दो, इसको नंबर 3 प्रायोरिटी दो, इसको नंबर 4 दो। तो 1 से 3 की तरफ जाओ भाया 2, तो 1 से 3 भाया 2 आपको जाना है। ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पर चौथा नंबर वाला एटम है, तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिस्ट प्रायोरिटी वाला एटम ग्रुप अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो एंटी क्लॉकवाइज में लेने का S, लेकिन लेते हैं R। यहां पर जस्ट अपोजिट लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में कहते हैं कि होना चाहिए S, लेकिन लेंगे R जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिस्ट प्रायोरिटी वाला एटम ग्रुप होता। यहां पे भी मिथाइल का 1, सॉरी OH का 1 और OH का हो गया 1, और उसके बाद मिथाइल का हो जाएगा 2 प्रायोरिटी सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग, ये 3, ये 4। ये आ जाओ तुम 1 से 3। अब देखो वर्टिकल लाइन पे दिया हुआ है लिस्ट प्रायोरिटी वाला एटम ग्रुप, तो जब चौथा नंबर लिस्ट प्रायोरिटी वाला एटम ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है तो क्लॉकवाइज में उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R हो जाएगा। यहां आ जाओ, इसमें OH का 1, इथाइल का 2, मिथाइल का 3, ये 4। तो 1 से 3 की तरफ चले जाओ भाया 2, इग्नोरिंग द 4। तो 1 से 3 बीच में 2 आना ही चाहिए। ये डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में होना चाहिए R, लेकिन लेंगे S, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिस्ट प्रायोरिटी वाला है, चौथा नंबर वाला एटम ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। उसके बाद यहां पे आ जाओ, NH2 का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो 1, उसके बाद COH का होगा 2, ये 3, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन का 4। तो 1 से 3 की तरफ चले जाओ भाया 2। ये डायरेक्शन कैसा हो गया स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन हो रहा है तो वर्टिकल लाइन पर S ही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तुम लोग देख लो, इसका पूछ रहा है R कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा तुम्हारा A और B। तो A और B इसके अकॉर्डिंग आंसर इसमें फर्स्ट आ जाएगा 94 का। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। आसान क्वेश्चन था ना, इसमें मेन हम लोगों को देखना था ऑर्थो इफेक्ट आपको अप्लाई करना था। बेंजोइक एसिड में लगता है सिर्फ, उस पर आप लोगों को अच्छे से काम करना चाहिए। अगर गलती हुई है तो नहीं होनी चाहिए, आपको और अच्छे से मेहनत करना है। जब भी आपको जीओसी का टेस्ट हो तो खास करके आप लोगों को ध्यान देना है क्लास नोट्स पे, ठीक है। एनसीईआरटी में जीओसी के बारे में थोड़ा कम लिखा हुआ रहता है, तो जो आपको टीचर पढ़ाए हैं उसको आप लोग रिवीजन करके अच्छे से आप टेस्ट देंगे तो अच्छा जाएगा, ठीक है। और अगर इसके आगे जो 12th वाला पार्ट होता है वो अगर आपको होता है, जैसे हेलोएल्केन्स हेलोरिन से लेकर के एमाइंस या बायोमॉलिक्यूल्स तक का जो चैप्टर आता है वो टेस्ट में आता है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए आप लोग एनसीईआरटी पे। और उसके बॉक्स में जो डेटा वगैरह रहता है, पीके का वैल्यू या बेसिक स्टैंड में पीकेबी का वैल्यू, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके आप ऑर्डर को जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। डेटा याद नहीं करना है, लेकिन ऑर्डर को उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है और समझ करके आपको प्रैक्टिस करने हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।